हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे PYQ विद पंकज पे। आज हम लोग ये ऑब्जेक्टिव लूसेंट का ये पॉलिटी का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्रधानमंत्री से पूरा लास्ट तक के देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपका सेट में आप सब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं लगाइएगा तो सेट प्रैक्टिस में आपका नंबर नहीं इंक्रीज करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सीरीज। देखिए, क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू भी 2 बार पद पर बैठे थे, इंदिरा गांधी भी और अटल बिहारी वाजपेयी भी। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो नियुक्त किए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है, यानी संविधान में इसका उल्लेख है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति। सामान्यतः प्रधानमंत्री ये लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार बन सकता है? कितनी भी बार बन सकता है, यानी लिमिट नहीं है। भारत में शक्तियों का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष की नियुक्ति पूछेगा तो प्रधानमंत्री ही करता है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के ही सदस्य होते हैं अधिकतर। खाली मनमोहन सिंह और फिर IK गुजराल और एक और ये इंदिरा गांधी, ये तीनों केवल राज्यसभा से बनी थी, बाकी सब लोकसभा से। फिर देखिए, भारत के प्रधानमंत्री कौन सा कालानुक्रम सही है? तो सबसे पहले इसमें जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, फिर इंदिरा गांधी, उसके बाद में मोरारजी देसाई, उसके बाद में चौधरी चरण सिंह। संसदीय तंत्र में वही व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाएगा जो मतलब निम्न सदन का नेता है, यानी निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होगा, मतलब वही व्यक्ति चुना जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी संघीय मंत्रिमंडल का, तो ये अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है, तो अनुच्छेद 75 में ये वर्णित है। प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 साल। जो लोकसभा का बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए, वही इसके लिए भी है। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो बनता है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। यानी अगर राज्यसभा के आप सदस्य से प्रधानमंत्री बने तो अविश्वास प्रस्ताव जब विपक्ष लाएगा तो आप मतलब फिर उस टाइम वोट नहीं कर पाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का नेता होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष होता है या नेता होता है। कौन सा वक्तव्य सही है कि भारत का प्रधानमंत्री तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन के लिए स्वतंत्र है। किसी भी सदन में से मतलब किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं, तो इसके लिए मतलब वो स्वतंत्र होता है। प्रधानमंत्री कौन सा था जो एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी। मतलब लगातार नहीं पूछ रहा है, एक बार पद पे बैठे थे, फिर उसके बाद कुछ और बने, फिर उसके बाद फिर वही बने थे, तो इंदिरा गांधी। नरसिम्हा राव, तो ये प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। जब प्रधानमंत्री बन रहा था तो कुछ नहीं था, ना ही किसी सदन का सदस्य था ये। श्रीमती इंदिरा गांधी, ये प्रधानमंत्री का शपथ ली थी तो उस टाइम राज्यसभा के सदस्य थी ये इंदिरा गांधी। फिर देवगौड़ा जी, तो ये प्रधानमंत्री जब ग्रहण कर रहे थे तो विधानसभा के सदस्य थे। चौधरी चरण सिंह, तो ये प्रधानमंत्री पद पर कार्य रहने वाले प्रथम व्यक्ति जो लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त किए बिना, यानी लोकसभा में विश्वास मत जो है वो मत नहीं मिला था, मतलब विश्वास मत प्राप्त नहीं किए थे, फिर भी प्रधानमंत्री के पद पे कार्य करने वाले। इनके काल में मतलब आया ही नहीं, ये संसद के अथी में गए ही नहीं। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा किसको? तो मतलब चौधरी चरण सिंह को भी, देवगौड़ा को भी और चंद्रशेखर को भी, तीनों। कांग्रेस समर्थन वापस ले लिया था तो इनको त्यागपत्र देना पड़ा। तीनों याद रखिएगा, UP PCS में ये पूछा है। चौधरी चरण सिंह भी थे
इसमें, और चंद्रशेखर को भी कांग्रेस समर्थन छोड़ दिया तो हट गए, और देवगौड़ा जी भी। इंदिरा गांधी का दूसरा अवधि का जो प्रधानमंत्री था तो 80 से 84 साल, दूसरा अवधि में जब बने थे तब 80 से 84। अब आगे देख लीजिए, नेहरू के निधन हुआ था तो उसके बाद कौन प्रधानमंत्री ग्रहण किया था, तो गुलजारी लाल नंदा था। तब उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए थे, ये थोड़े समय के लिए बने थे गुलजारी लाल नंदा। मोरारजी देसाई, ये अविश्वास प्रस्ताव के कारण सबसे पहले किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था, तो मोरारजी देसाई को, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सबसे पहले। चौधरी चरण सिंह, तो इस संसद के सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। ये कौन है, चौधरी चरण सिंह। फिर जवाहरलाल नेहरू, तो ये इस प्रधानमंत्री पर सबसे ज़्यादा टाइम तक के लिए आसीन रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये प्रधानमंत्री पद के किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए मतलब ये बैठे थे। गुलजारी लाल नंदा, तो ये 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में, एक बार जब नेहरू के बाद नंदा आए थे गुलजारी लाल नंदा, उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री के बाद भी आए थे गुलजारी लाल नंदा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। अविश्वास प्रस्ताव भी सबसे पहले इन्हीं के खिलाफ। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले, तो राजीव गांधी। मोरारजी देसाई, ये सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं। मोरारजी देसाई, ये प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे, मतलब प्रधानमंत्री पद से पद त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई। ऐसे प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ये मतलब प्रथम कौन थे, नेहरू थे। मतलब लाया गया था लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तभी तो ये हटेंगे। तो मतलब पहला प्रधानमंत्री कहेगा जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया था, तब नेहरू ही हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले अगर पूछेगा व्यक्ति तो वो मोरारजी देसाई। लोकसभा में चुनाव जीतने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले, हाँ मतलब लोकसभा सीट से ये लड़ी थी कौन, इंदिरा गांधी, लेकिन हार गई थी, याद रखिएगा, फिर भी प्रधानमंत्री बनी है। लोकसभा चुनाव में मतलब हारने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये थी इंदिरा गांधी। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो ये पूर्णतः कह रहा है तो ये हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्णतः नहीं रहता तो मोरारजी देसाई होता, याद रखिएगा। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में ही पढ़ने को मिलेगा। लूसेंट आप सब्जेक्टिव पढ़े हैं लेकिन फिर भी ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेगा उसमें। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, तो मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चला था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। यानी विश्वास प्रस्ताव लाया गया था कि कौन प्रधानमंत्री था, तब उस पर सबसे लंबा मतलब बहस चला था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय। फिर अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री का मृत्यु हुआ है, 3 गो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पद पे रहते हुए मरे। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री के सरकार के खिलाफ लाया गया था, तो अविश्वास प्रस्ताव जो है ये इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत बार लाया गया था, लेकिन सबसे पहली बार पूछेगा तो नेहरू के खिलाफ। ऐसे सबसे ज़्यादा बार इंदिरा गांधी के खिलाफ। भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक संसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज करवाई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी। ये मतलब हर संयुक्त अधिवेशन में जाते थे, यानी सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशन में उपस्थिति दर्ज करवाया है। जितना मतलब होता था सत्र सभ्य में पहुंच जाते थे अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र कौन दिए थे, तो ये चौधरी चरण सिंह भी थे और अटल बिहारी वाजपेयी थे भी, लेकिन पहला पूछेगा तो मतलब पहला व्यक्ति तो चौधरी चरण सिंह, उसके साथ में अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं जो विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही छोड़ दिए, पहली बार जब बने थे ना उस टाइम। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने वाले कौन हैं, तो ये वीपी सिंह था, देवगौड़ा था, ये सब मतलब नहीं प्राप्त कर पाए थे। विश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस का है कि समर्थन ले लिया था वापस, तो इसीलिए देवगौड़ा वीपी सिंह ये सब मतलब असफल थे और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल हो गए हैं। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है, वास्तविक कह रहा है, इसीलिए आंसर ये होगा।
संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से विकसित हुआ है। संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो तथ्यात्मक संप्रभुता जो है वो प्रधानमंत्री में निवास करती है। संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता प्रधानमंत्री में निवास करती है। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो जनता पार्टी 2 वर्ष के रहा है और मतलब दो को प्रधानमंत्री दिया था जनता पार्टी। अब देखिए है कि मतलब कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत प्रस्ताव में मतलब अविश्वास मत में हार गए? तो वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह, देवगौड़ा भी और अटल बिहारी वाजपेयी भी, ये तीनों हार गए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वो अविश्वास परिस्थिति के स्थिति में अपना मत जो है वो नहीं दे पाएगा क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य था। अब हम लोग देखते हैं संघीय मंत्रिपरिषद। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता जो है वो देखते हैं तो मंत्रिपरिषद में ही होता है। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रसाद पर्यंत मतलब पद धारण करता है। कौन सा व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो जो संसद का सदस्य होगा वही मंत्रिपरिषद का सदस्य होगा। फिर क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ, वो भी बन सकता है। राज्यसभा वाला भी मंत्री बनता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता और शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाता है। यदि कोई व्यक्ति संसद के या किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में किस अवधि तक के? तो 6 महीना तक के मंत्री रह सकता है। जैसे संसद का सदस्य किसी भी का नहीं है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा के सदस्य नहीं है, और वो कितना दिन तक के मंत्री पद पर रह सकता है? 6 महीना तक के। 6 महीना के अंदर में उसको किसी भी मतलब सदन का सदस्य बन जाना चाहिए। आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कौन कौन? तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, ये सब आएगा। राष्ट्रपति ये सब के काम नहीं है मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से ज़्यादा होता है। मंत्रिमंडल से ज़्यादा इसलिए कि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 प्रकार के। मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं होगा? तो संसदीय सचिव, जो सेक्रेटरी होता है वो नहीं आता है मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद में अगर वरीयता की दृष्टि से देखते हैं तो कैबिनेट मंत्री का ज़्यादा वैल्यू है, फिर राज्य मंत्री का, फिर उप मंत्री का। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से अगर देखिएगा तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद मतलब व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो हैं वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कहा था तो वो राष्ट्रपति के प्रति। अब ऐसे कहेगा तो लोकसभा। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना मतलब व्यक्ति मंत्री पद पर 6 महीना तक रह सकता है। पीछे भी देखे हैं। वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीना के बाद पद से हटना होगा। फिर कौन सा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उसके पदच्युति को विवेचित करता है? तो अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है या उसका पदच्युति है। मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद 74 में और अनुच्छेद 75 में है। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। हाँ, मंत्रिपरिषद क्या है? तो कैबिनेट का सबसे बड़ा निकाय। कैबिनेट का मतलब कैबिनेट से बड़ा निकाय है। हाँ, मतलब मंत्रिमंडल से बड़ा है मंत्रिपरिषद, ये बोल रहा है और क्या। मंत्रिपरिषद में अधिकतर सदस्य कहाँ से रहता है? तो अधिकतर लोकसभा से रहता है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का गठन सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं, याद रखिएगा। मंत्रिमंडल में जो रहेगा ना तो मतलब केंद्रीय मंत्रीगण ही बताएंगे कि कौन कौन रहेगा। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति होती है? तो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। मंत्रिमंडल का वो सदस्य थोड़ा होगा, वह राज्य सरकार के हितों की देखभाल करेगा। राज्य मंत्रिमंडल में भी नामांकित व्यक्ति होगा, राज्यपाल द्वारा नामांकित भी हो सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं। मंत्रिमंडल में बोले ना केवल कैबिनेट मंत्री है, यहाँ कह रहा है राज्य मंत्री। आज़ादी के बाद मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था। आज़ादी के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव
1963 में लाया गया था। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो लोकसभा। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। यथार्थतः मंत्रिपरिषद कब तक अपना पद पर बना रहेगा? जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास मत न प्राप्त हो जाए। मतलब लोकसभा का विश्वास मत जब तक है तब तक मंत्रिपरिषद अपना पद पर बना रहेगा। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्य में क्या है? तो बजट तैयार करके संसद में पेश करना, ये मतलब इसका वित्तीय कार्य है मंत्रिपरिषद का। यदि कोई राज्य मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, दे सकता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? तो किसी मंत्री अगर पद त्याग करता है तो उससे मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगा। हाँ, प्रधानमंत्री पद त्याग देगा, उसका मृत्यु हो जाएगा या पद छोड़ देगा, तब भलाको मंत्रिपरिषद खत्म। मंत्रिपरिषद के पद त्याग करने के लिए मंत्री अपने पद त्याग किसको संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। अब कोई मंत्रिपरिषद से पद अपना छोड़ना चाहता है तो वो मंत्री राष्ट्रपति को अपना पद त्याग देगा, याद रखिएगा, राष्ट्रपति को देगा। संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या? तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% होता है। मंत्रिपरिषद में लोकसभा का होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन में संसद का भी है, राज्यसभा के भी है, लेकिन लोकसभा के कुल सदस्य का 15% होता है मंत्रिपरिषद में। शून्यकाल का मतलब क्या हो गया? कि प्रश्न उत्तर सत्र है। शून्यकाल प्रश्न उत्तर इसमें चलता है। गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी मतलब प्राधिकार जो है वो किसके पास है? भारतीय गणराज्य में पूछ रहा है कि वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार, तो इसमें प्रधानमंत्री भी ऑप्शन में है, लेकिन आंसर हो रहा है मंत्रिपरिषद। यानी भारतीय गणराज्य की बात कर रहा है, उसमें वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार। जो व्यक्ति सांसद नहीं हो यानी एमपी नहीं हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, पर उसे 6 महीना के भीतर संसद का सदस्य बन जाना चाहिए बस। भारत के संविधान 75 के 3 कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार रहेगा? लोकसभा के प्रति। 75 के 3, ये तो हमर में पूछल के अलविया ग्रुप डी में कि किस अनुच्छेद दे दिया था कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। कौन अनुच्छेद में? 75 के 1, 75 के 2, 75 के 3, ऐसे 75 के 3 में। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो वास्तविक कार्यपालिका इसमें मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर काम करता है? तो निजी उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर, दोनों पर काम करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद जो है तो उसमें कुल कितने सदस्य होते थे? शुरू जब मंत्रिपरिषद बना था तब उसमें 36 गो थे, याद रखिएगा। उसमें कुल कितने थे? प्रधानमंत्री को मिला करके यानी 35 गो मंत्रिपरिषद में सदस्य था और फिर एगो प्रधानमंत्री था, टोटल 36 गो। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एगो महिला थी खाली, सोच लीजिए, खाली राजकुमारी अमृता कौर, यानी 36 गो में केवल एगो महिला। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री बलदेव सिंह। प्रथम वित्त मंत्री स्वतंत्र भारत के तो षणमुगम शेट्टी, RK षणमुगम शेट्टी। स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री तो ये हो जाएगा अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री तो पटेल जी, सरदार पटेल जी। संघीय मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देने वाला पहला तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मंत्री थे ये लेकिन त्याग पत्र दे दिए थे। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग में कार्यभार संभालने वाले तो ये है कौन जानते हैं? राजकुमारी अमृता कौर। ये लगता है स्वास्थ्य मंत्री बनी थी तो बहुत लंबे टाइम तक के मतलब स्वास्थ्य मंत्री रही थी। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक के लगातार एक ही विभाग कार्यभार संभालने वाले। आगे देखिए, कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 साल से अधिक समय तक बीच बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? बीच में 2.5 वर्ष खाली छोड़े हैं लेकिन बाप रे बाप 28 साल तक लगातार मंत्री रहे, तो ये जगजीवन राम रहे थे। हाँ, एक ही विभाग के अगर कहेगा कार्यभार संभालने वाला लंबी अवधि के लिए तो अमृता कौर, लेकिन जगजीवन राम मंत्री बनले थे,
खाली 28 साल में 2.5 साल बीच में गैप हुआ था, और कोई न कोई मंत्री किसी न किसी विभाग में ये है। सबसे कम अवधि तक केंद्रीय मंत्री बनने का रिकॉर्ड किसको है, तो HR खन्ना, मात्र 5 दिन के लिए मंत्री बने थे। मतलब कोई डिपार्टमेंट जैसे गृह मंत्री चाहे कोई मंत्री बना दिया गया था इनको, HR खन्ना को 5 दिन के लिए मात्र। आप सर्च करके देख लीजिएगा कि HR खन्ना कौन मंत्री बने थे सबसे कम अवधि के लिए 5 दिन के लिए। किसका संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन करते हैं, तो वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, है इस बात का उल्लेख है कि निम्न सदन का ही होना चाहिए। अच्छा, फिर प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दिया है तो उसे त्यागपत्र दे देगा, ये भी है। फिर प्रधानमंत्री अपनी पद अवधि की समाप्ति के पहले ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के साथ एक त्यागपत्र त्याग करने से संसद के निम्न सदन के अध्यक्ष राष्ट्रपति कार्यभार करेगा, ये भी है। लेकिन हाँ, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व होगा, ये बात संविधान में नहीं है, लेकिन इसको परिपाटी के रूप में हम लोग पालन करते हैं कि मंत्रिपरिषद में जिसको मंत्री बना रहे हैं ना, तो देख के करते हैं कि हर मतलब भारत के सभी कोना कोना से मतलब सभी भाग से प्रतिनिधित्व हो जाए, ऐसा हम लोग परिपाटी के रूप में पालन करते हैं, लेकिन उल्लेख नहीं है संविधान में। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में कौन से कथन पर विचार कीजिए, तो ये दोनों बात जो है वो गलत है, न तो एक न तो दो। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में विचार कीजिए तो ये भी न तो एक न तो दो। एरा में 18 मंत्रालय दे ले, वर्तमान में केंद्र मंत्रालय में 36 गो है, ये भी गलत है। संघ सरकार के संबंध में विचार कीजिए और मतलब बताइए, केवल 2 सही है इसमें, तो देख लीजिए 2 यहीं पे है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। हाँ, मंत्रालय कौन दिलवाता है, तो प्रधानमंत्री बोलता है कि इसको ई मंत्री बना दीजिए तो बना देता है। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं कौन कौन रहे हैं, तो VP सिंह भी रहे हैं, YV चौहान भी, वेंकटरमन भी और प्रणब मुखर्जी भी, चारों रहे हैं। प्रणब मुखर्जी भी वित्त मंत्री रहा है ना। अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमन है, लेकिन VP सिंह, YV चौहान, R वेंकटरमन, प्रणब मुखर्जी, ये सब चारों रहे हैं। आगे देखते हैं, इसका 54 का आंसर क्या हो जाएगा कि A गलत है, R सही है। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने की पात्रता रखते हैं, ये बात सही है। ये मंत्रिपरिषद कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते थे, गलत है, केवल लोकसभा के प्रति। फिर कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है, तो हाँ, विश्वास प्रस्ताव उन लोग खुद लाता है। फिर भारत के प्रशासन में विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है, संसद का विघटन, ये मतलब विधायी नियंत्रण का यह साधन थोड़ी है। प्रश्न करिए, संकल्प, अविश्वास प्रस्ताव, ये नियंत्रण का साधन है, सदन का विघटन कर देना ये साधन नहीं। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो ये 75 के 3 में हो जाएगा, आंसर तो ये होगा। लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत ये भी तीनों। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख पदाधिकारीगण, इसमें उप प्रधानमंत्री के बारे में। तो भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है, तो उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर बनाता है। कमज़ोर इसलिए बनाता है कि प्रधानमंत्री कोई फैसला लेना चाह रहा है, उप प्रधानमंत्री नहीं, तो मेरा बढ़िया एक ही को रखिए। भारतीय परिस्थिति में उप प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है, मतलब प्रतियोगी वही है उप प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 गो उप प्रधानमंत्री बना है, तो ये बताइए, मोरारजी देसाई के काल में 2 गो उप प्रधानमंत्री भी बना है, तो ये तो अच्छा नहीं ना है। फैसला लेने से वैसे थोड़ा सा उसको अथी हो जाएगा ना। 1967 से 69 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री कौन रहे थे, 67 से 69, हाँ, तो चौधरी चरण और बॉबी जगजीवन राम। चौधरी चरण रहे थे और फिर जगजीवन राम भी रहे थे। फिर संविधान की दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री किसके समक्ष होता है, तो उप प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री नियन होता है आपका।
अब तक कितना उप प्रधानमंत्री बना है? 7 गो उप प्रधानमंत्री अभी तक बना है। उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में पूर्णतः सत्य है, तो संविधान में उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है और न ही संवैधानिक मान्यता है। उप प्रधानमंत्री कौन नहीं रहा है? तो पटेल उप प्रधानमंत्री रहा है, चरण सिंह भी रहा है, अडवाणी भी रहा है, बीडी जत्ती नहीं रहा है। ये तो अथी है, राष्ट्रपति है, वो उपराष्ट्रपति है। विपक्ष के नेता आप देख लीजिए। हाँ, ये कह रहा है कि लोकसभा में अगर विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता लेना है तो दल के सदस्यों के कुल कितना संख्या से कम प्रतिशत होना चाहिए। मतलब वो विपक्षी दल में उधर वाला सदस्य कम से कम 1/10 हमको लग रहा है परसेंटेज में। देखिए 1/10, हाँ, यानी 10% जरूर होना चाहिए। फिर देखते हैं, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता के रूप में किसको सुविधाएं मिलता है? तो ये कैबिनेट मंत्री के समान सुविधा मिलता है विपक्षी दल के नेता को। लोकसभा में विरोधी दल के पहले नेता कौन थे? रामसेवक सिंह थे। राज्यसभा में पहले विपक्ष के नेता कमलापति त्रिपाठी और लोकसभा में रामसेवक सिंह। किसी व्यक्ति को प्रथम बार अगर विपक्षी दल के रूप में मान्यता मिला था तो 1977 में वाईवी चौहान को कैबिनेट मंत्री के समान वेतन दिया गया था। कैबिनेट मंत्री मतलब किस व्यक्ति को विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिला और पहला बार, तो वाईवी चौहान को मिला था। ऐसे वो दोनों में थे, लेकिन ये कैबिनेट मंत्री के समान वेतन भी दिया गया, विपक्षी दल के नेता की मान्यता मिला, सबसे पहले मान्यता भी मिला वाईवी चौहान। लोकसभा में विरोधी दल के नेता पर कभी नहीं रहे हैं कौन? मनमोहन सिंह। ये लोकसभा में कभी जितवे नहीं किए हैं। शरद पवार, अडवाणी और सोनिया गांधी, ये सब लोकसभा के विरोधी दल के नेता भी रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर करेगा। लोकसभा का अस्थायी जो अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आगे देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है? तो लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। लोकसभा के अध्यक्ष को पद के ग्रहण मतलब शपथ कौन दिलवाता है? तो इसमें शपथ नहीं होता है, लोकसभा अध्यक्ष में शपथ नहीं होता है। आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष, तो लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है। आम चुनाव के बाद कुछ दिन के लिए जो अध्यक्ष बनता है ना, इसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, तो वो सबसे वरिष्ठ को बना दिया जाता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे लोकसभा के होते हैं। मतलब जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को चुनेगा वो लोकसभा के वाला चुनेगा सदस्य मिलके। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करेगा? अगली लोकसभा गठन होने के बाद ही अध्यक्ष हुआ। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा के अध्यक्ष कैसे हटाएंगे उसको? तो लोकसभा में खाली साधारण बहुमत पारित करेंगे और हटा देंगे। लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन कितना मिलता है? तो अब बढ़ गया है, 4 लाख रुपया हो गया। 4 लाख नहीं, 4 लाख पहले देख लीजिए। 5 लाख किसका है? तो 5 लाख है राष्ट्रपति का। 4 लाख किसका है? तो 4 लाख है उपराष्ट्रपति का। और उपराष्ट्रपति के समान वेतन मिलता है, तो इसका भी लोकसभा अध्यक्ष का भी 4 लाख रुपया वेतन है। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में और देखिए कथन, तो यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देना होगा। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? यानी वोट अगर बराबर हो जाता है तब निर्णायक मत, तो लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को केवल टाई रहने पर ही वोटिंग वो करता है, ऐसे नहीं करता है। लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्यागपत्र करेगा? उपाध्यक्ष को। यदि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों पद खाली है तो सदन की अध्यक्षता सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल के प्रथम सदस्य करेगा। मतलब सदन जो है वो अनुमोदित करेगा चेयरपर्सन के पैनल से, जो पहला सदस्य होगा उसको मतलब वो हो जाएगा। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण किसके अधीन है? लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है। यानी लोकसभा का जो सचिवालय होता है उसका प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता वही लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में भी लोकसभा अध्यक्ष ही प्रमाणित करता है।
नियम समिति का जो पदेन अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष होता है। यानी जब भी नियम समिति अगर गठन हुआ है तो उसका मतलब अध्यक्ष जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। किस समिति का पूछ रहा था, तो प्राक्कलन का एक मतलब नहीं होता है, लोक लेखा का भी नहीं होता है, लेकिन विशेषाधिकार का भी नहीं, लेकिन नियम समिति के हमेशा फिक्स है कि लोकसभा अध्यक्ष होगा। लोकसभा की गणपूर्ति पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, तो मतलब सदन का स्थगन भी कर सकता है या फिर सदन को निलंबन भी कर सकता है, उपयुक्त में से कुछ भी कर सकता है। अगर गणपूर्ति कोई है ये नहीं है, 1/10 सदस्य भी नहीं है, तो उसको मतलब स्थगन या निलंबन। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो यह अध्यक्ष करता है। लोकसभा में महासचिव भी बनता है तो उसको कौन नियुक्ति करेगा, तो अध्यक्ष करेगा, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। एसएससी में पूछा गया था। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है, तो लोकसभा अध्यक्ष को है। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक विधेयक है अथवा तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का सचिवालय तो ये प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण या फिर नियंत्रण किस में रहता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के ही अंडर में रहता है। लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में कौन नहीं है, हाँ तो ये धन विधेयक ये तो मतलब है ये है उसमें। फिर उसके बाद सदन के कार्यवाही प्रक्रिया संचालन वही करता है, सदन के समिति के सदस्य की भी नियुक्ति करेगा, लेकिन वाद विवाद और मतदान में भाग लेना ये इसका काम नहीं है कि वाद विवाद में भाग ले। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, उसको चुना जाता है ना, निर्वाचित। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है, लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, तो लोकसभा के सभी सदस्य एगो साधारण बहुमत से पारित कर देगा, बस उतने हैं, काफ़ी है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। प्रथम लोकसभा स्पीकर जीबी मावलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी मावलंकर थे। भारत में किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था, तो नीलम संजीव रेड्डी थे। मैंने पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे और बाद में राष्ट्रपति बने। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो जीबी मावलंकर के खिलाफ ही, यानी हर के किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। जैसे प्रधानमंत्री पहला कौन थे, नेहरू, तो पहला अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था उन्हीं के काल में। लोकसभा में अध्यक्ष के पद पर जो 2 अवधि के लिए निर्वाचित हुए हैं, मतलब 2 बार के लिए, बलराम भगत याद रखिएगा। लोकसभा मतलब 2 अवधि पर, मतलब फिर दो बार लगातार मनो या फिर 2 अवधि के लिए निर्वाचित हुए हैं। ये लोकसभा के पिता के रूप में कहते हैं इसको, जीबी मावलंकर, फादर ऑफ लोकसभा, क्योंकि पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। ब्रिटिश परंपरा के अनुरूप मतलब लोकसभा अध्यक्ष सबसे पहले अपने दल की सदस्यता देता है, तो नीलम संजीव रेड्डी। यानी ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष थे। उसने सबसे पहले अपने दल की सदस्यता से मतलब त्याग दिया था, यानी अपने पार्टी ही छोड़ दिया था। पहला लोकसभा अध्यक्ष ऐसा बने जो अपनी पार्टी को ही छोड़ दिए, ये पूछ रहा था। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष कह रहा है अनंत सैनम अयंगार। लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं, तो केवी सुंदरम नहीं रहे हैं। बाकी बलराम भगत तो 2 बार रहे हैं, 2 बार पद पर आसीन। ढिल्लो भी रहे हैं, हुकुम सिंह भी रहे हैं, सुंदरम अध्यक्ष नहीं बना था। लोकसभा के अध्यक्ष में सबसे लंबा कार्यकाल कहेगा तो ये जाखड़ के, बलिराम जाखड़ के। और बलिराम भगत जो था वो 2 अवधि के लिए था, लेकिन बलराम जाखड़ जो है वो सबसे लंबा कार्यकाल है। फिर अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, यानी पद पे बैठल है और दिवंगत होने वाले, तो ये बाल योगी है। दिवंगत मतलब कुछ हो गया होगा, इसको लंगड़ा ये सब के बोलते हैं लगता है। तो MC बाल योगी ये मतलब थे। लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं, तो इस स्थिति में किसे निर्णय मिलेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष वोटिंग करेगा और वही हिसाब से निर्णायक मत देता है वो। लोकसभा के अध्यक्ष सदन में विधेयक या संकल्प पारित होने की प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान करता है। लोकसभा किसी भी पक्ष और विपक्ष में समान मतों की ही स्थिति में वो निर्णायक मत देगा।
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में कार्य सुचारू रूप से संचालन के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार किया जाता है। हाँ, पहले ही से तैयार किया जाता है। जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों मान लीजिए नहीं है, तो 6 गो अध्यक्ष जो है वो 6 सभापति का एक नामावली बना देता है कि इनमें से कोई बनो संभालेगा। 6 सभापतियों वाली नामावली, यानी 6 गो के उसमें रखल जाता है। उस नामावली जो बनाता है उसमें 6 गो के रखा जाता है। ये है। भारत में लोकसभा पद की स्थिति किसके समान है? तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह। यहाँ जैसे लोकसभा के अध्यक्ष है तो वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स के है। लोकसभा के विपक्ष के दल के नेता जो है मान्यता किसके द्वारा? तो लोकसभा अध्यक्ष ही देता है कि वो विपक्षी दल के नेता है। राष्ट्रमंडल अध्यक्ष के सम्मेलन में पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा महासचिव होता है। यानी राष्ट्रमंडल जो अध्यक्ष, राष्ट्रमंडल का जो सम्मेलन होता है तो उसमें कौन जाता है महासचिव बन करके? पदेन का महासचिव कौन रहेगा? तो लोकसभा महासचिव वहाँ जाता है। राष्ट्रमंडल इसीलिए तो लोकसभा महासचिव को बनाते हैं कि ताकि वो कॉमनवेल्थ जो होगा, मानो राष्ट्रमंडल वाला जो मीटिंग होगा उसमें जाएगा वो। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको भेजता है? तो उपाध्यक्ष को भेजता है। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो संगमा, जनजातीय, याद रखिएगा। संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करेगा? तो बनाता यही है लोकसभा अध्यक्ष। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय से प्रस्ताव पारित कर देता है। लोकसभा से प्रस्ताव पारित होगा तो पहले ही वो हट जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ये लोकसभा का सदस्य करता है कि ये बनेगा। फिर भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि वो जब वोटिंग बराबर हो जाएगा तब लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देगा? तो ये अनुच्छेद 100 में। धन विधेयक है, इसका अंतिम विनिश्चय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। भारत के लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नहीं होता है, मतलब निर्वाचित किया जाता है लोकसभा के सदस्य द्वारा। इसका शपथ भी नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे महान्यायवादी। चलिए, भारत का देखिए प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार के कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देगा? तो अटॉर्नी जनरल ही देता है। भारत सरकार का प्रमुख कानून परामर्शदाता यानी विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ही होता है। कौन व्यक्ति है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन संसद को संबोधित करेगा? तो ये अटॉर्नी जनरल है। भारत की ओर से कहा है कि विधि मतलब विधि का ये अथी है, मंत्री है। ये विधि मतलब परामर्शदाता है। फिर उसके बाद संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी भाग लेगा महान्यायवादी। लोकसभा की कार्यवाही में तो भाग लेगा लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। तो ये कौन थे? ये थे। फिर देखिए कि संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार, बोलने और अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने का मतलब किसी भी संसदीय कमेटी के बिना सदस्य हुए, मतलब ये अधिकार तो है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये अटॉर्नी जनरल को ही है। भारत के महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति के बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है। हाँ, वक्तव्य रख सकता है, बोल सकता है। फिर कह रहा है कि किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? महान्यायवादी को संसद हटा भी नहीं सकता है, इसको राष्ट्रपति हटाएगा। महान्यायवादी कब तक पद धारण करेगा? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करेगा। महान्यायवादी के संबंध में क्या सही है? तो उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त मतलब नहीं है। ये बात गलत, मतलब प्राप्त है इसे लिख दिया है तो ये बात तो गलत है। उसको कह रहा है कि कौन गलत है? तो ये बात तो गलत है कि मतदान का अधिकार है, मतदान वो नहीं कर सकता है ना। अब देखिए भारत के महान्यायवादी के विषय में विचार कीजिए। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होता है, ये तो सही लग रहा है। फिर वही योग्यता होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का होना चाहिए। तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी ये दोनों सही है। ये सब गलत होगा कि मतलब संसद के किसी भी सदन के सदस्य थोड़ी रहता है, महाभियोग उस पर थोड़ी लगा सकते हैं। ये दोनों तो गलत है। अच्छा, फिर आगे देखिए, महान्यायवादी को प्रति माह कितना मिलता है? तो अब बढ़ गया है, 2.5 लाख रुपया हो गया है लगता है।
संसद के मतलब महान्यायवादी को। अच्छा, कौन सा अनुच्छेद महान्यायवादी की नियुक्ति? तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति है। गैर सदस्य के रूप में भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो ये महान्यायवादी ही है। फिर किस प्राधिकारी को मतलब संसद के सदस्य नहीं होने के बावजूद भी संबोधित करेगा? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन पद धारण करेगा? तो महान्यायवादी ही करता है। भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? तो महान्यायवादी है। संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी मतलब उसमें कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, तो महान्यायवादी ही है। सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल और मुख्य सतर्कता आयुक्त के बारे में अब देखते हैं। सॉलिसिटर जनरल ये प्रशासनिक अधिकारी है। भारत का सॉलिसिटर जनरल ये प्रशासनिक अधिकारी होता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देगा? तो एडवोकेट जनरल ही है। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति तो ये राज्यपाल करेगा। जैसे वहाँ महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता था, यहाँ महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्य का अगर उच्चतम विधि अधिकारी कहेगा तो एडवोकेट जनरल है। विधानमंडल में दोनों सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार महाधिवक्ता को है। मतदान करने का लेकिन अधिकार नहीं है। यानी वहाँ पावर था जैसे महान्यायवादी को स्टेट में, वैसे यहाँ है महाधिवक्ता को। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी राष्ट्रपति करता है। न तो एक न तो दो, यानी दोनों गलती है ये। देख लीजिए, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति थोड़ा करेगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर किया जाता है। राष्ट्रपति नहीं करता है, राज्यपाल करता है। ये भी गलत है। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? तो संभागयुक्त, याद रखिएगा। डीएम जो कहते हैं ना कि जिला का कलेक्टर है, जिला कलेक्टर है तो उस संभागयुक्त के अधीन काम करेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संभागायुक्त के अधीन काम करता है। भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो मंत्रिमंडलीय सचिव। अगर भारत सरकार का मतलब हाई में शासकीय अधिकारी, पढ़ लिख करके आप यहाँ तक जा सकते हैं, यानी आप सेक्रेटरी बन सकते हैं, याद रखिएगा। सेक्रेटरी पद तक जा सकते हैं, मंत्रिमंडलीय सचिव बनिएगा। मैक्सिमम बोल रहे हैं। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी तो राज्य का एडवोकेट जनरल हो गया। अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक देख लीजिए। तो भारत की संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो भारत का नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक होता है। केंद्र सरकार के खर्चे को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक में है। फिर कह रहा है कि कौन अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। फिर कैग का मुख्य मतलब नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कैग के लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। किसके लिए करता है? तो ये करता है संघ और राज्य सरकार के लिए। किसके लिए पूछ रहा था? मुख्य लेखाकार है ये। कैग जो है किसका मुख्य लेखाकार है? तो संघ का भी है और राज्य सरकार का भी, दोनों का है। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके खर्च पर नियंत्रण करना होता है? तो कार्यपालिका जो खर्चा कर रहा है उसके खर्च पर नियंत्रण करना होता है। केंद्रीय स्तर पर लेखांकन और लेखा परीक्षण जो है किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो केंद्रीय स्तर पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में आएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इसके पद के बारे में संविधान में ही चर्चा है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं। 6 साल इनका कार्यकाल है और मतलब 65 साल की आयु पूरा होने तक के, याद रखिएगा। 6 साल है कैग का, काहे कि संविधान में चर्चा है तो गवर्नमेंट से 1 साल ज़्यादा रखा गया है कार्यकाल इसका, 5 नहीं 6 साल। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार होता है। 76 में मान्यवादी है, 280 में वित्त आयोग है, 63 में उपराष्ट्रपति है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के सदन के दोनों सदनों को संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा, यानी दोनों सदन का संबोधन के बाद राष्ट्रपति हटाएगा। फिर देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद मुक्त किया जा सकता है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट के जैसे न्यायाधीश को हटाइएगा वैसे ही, ऐसे नहीं हटा सकते हैं। दोनों सदनों के मतलब संबोधन होगा, गलती बताइए तब हटेगा। महाभियोग संसद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह।
किन आधार पर दोष सिद्धि के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित होता है तो मतलब कैग को पद से हटा सकते हैं। तो कदाचार या अक्षमता है तब भलाकी हटा सकते हैं। किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है। यानी अगर आप कैग से रिटायर्ड हुए हैं तो आपको फिर किसी पद पर नियुक्ति नहीं करना है, मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मतलब अगर हाँ कोई मतलब कर सकते हैं, मान्यवादी भी, सोलिसिटर भी, लेकिन इसमें पूरा जानकारी नहीं आपको हो जाता है, पूरा लेखा परीक्षा सब जानते हैं आप, पूरा भारत सरकार का सारा खर्चा। तो इसलिए फिर रिटायर्ड सेवानिवृत्त अधिकारी को केवल अधीन आप पद नहीं, सरकार के अधीन किसी पद पे, सरकार के अधीन किसी पद पे नियुक्त नहीं कर सकते हैं इसको। फिर आगे देखिए, किस सेवानिवृत्त नियंत्रक महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था। तो ए.के. चंदा, यानी ए.के. चंदा जो थे वो वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन पहले तो अभी पढ़े यार कि मतलब रिटायर्ड होने के बाद किसी का मतलब नहीं, भारत सरकार के अधीन वो काम नहीं करेगा, वो वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गया था ये। लेकिन यहाँ था कि मतलब भारत सरकार के किसी अधीन पद पर नियुक्त नहीं होगा वित्त आयोग के अध्यक्ष, लेकिन ए.के. चंदा बना है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा तो ये कौन समिति का मतलब किसके आधार पर कौन समिति करती है, तो लोक लेखा समिति करती है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में किस समिति का मित्र होता है या फिर दार्शनिक होता है या निदेशक के रूप में, तो लोक लेखा समिति का, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कौन जो है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में सही है। तो कैग लोक लेखा समिति के बैठक में भाग ले सकता है, केवल यही सही है, बाकी दोनों गलत है। कैग राज्यसभा में थोड़ी भाग लेगा, राज्यसभा लोकसभा में नहीं, और संघ सरकार के शक्ति के साथ सह विस्तृति भी नहीं। फिर लोकसभा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर जो टिप्पणी होता है उसकी कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदारी किसका है, तो संसद का है। मतलब कैग द्वारा टिप्पणी जो हुआ उस पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद को है। फिर क्या भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद ग्रहण से पहले शपथ लेता है। हाँ। किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय के निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी उसको बोल सकते हैं, वॉच डॉग के रूप में। लोक धन का मतलब खर्चा ज़्यादा नहीं हो, इसलिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसे पद से हटाया जाता है संसद के दोनों सदन के संबोधन के आधार पर, या फिर ऑप्शन में रहेगा कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसे हटता है वैसे। कॉन्सुलेटेड फंड का नियंत्रण कौन करता है, भारत के कॉन्सुलेटेड फंड जो है उसका नियंत्रण और पर्यवेक्षण, तो ये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। कौन जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का काम नहीं है, तो पहले देखते हैं कौन कौन काम है। आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकार के लेन देन की परीक्षा करना, ये उसी का है। आकस्मिकता निधि हो या लोक लेखा से रिलेटेड केंद्र राज्य सरकार के लेन देन हो, वो भी करता है वही। सरकार के वित्त पोषित संस्था जो है उसके लेखा का भी परीक्षण करता है, राज्य के लेखा का भी संकलन करता है। रक्षा लेखा का संकलन उसका नहीं है, राज्य का, सरकार का, आकस्मिकता निधि का, ये सब का करेगा। अब देखते हैं संसदीय समितियाँ।